Now we are going to discuss vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber is also called as recompounding of rubber, or it is also called as curing of rubber. तो जो नेचुरल रबर है उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं कि वो बहुत सॉफ्ट है, स्टिकी है, स्ट्रेंथ कम है, तो उसको सुधारने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए ये प्रोसेस है, उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वल्कनाइजेशन? वल्कनाइजेशन या फिर क्यूरिंग ऑफ रिकम्पाउंडिंग ऑफ रबर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ क्रूड रबर इनटू अ रबर हैविंग ऑल डिजायर प्रॉपर्टीज. ओके, जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए कि वो टफ होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए. सो ये सभी प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, और वो प्रोसेस कैसे हम करते हैं कि बाय हीटिंग it by heating the rubber with sulfur is known as vulcanization of rubber. मतलब क्रूड रबर को, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ में हीट करना है, और उसके बाद उसमें जो प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होगी जो आप चाहते हैं कि उसको टफ हो, स्ट्रेंथ अच्छी रहे और ड्यूरेबल हो. तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज कैन बी अचीव्ड बाय दिस प्रोसेस. सो वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस in which we are going to heat the rubber with the sulfur and we'll get that tough rubber, and the process is called as vulcanization. Actually vulcanization में क्या होता है कि ये linear chains है. जैसे हमें पता है कि the natural rubber is a linear chain of isoprene, so it is also called as polyisoprene. जैसे कि हमने पहले इसमें देखा था कि ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्म हुआ, यहाँ पर ये आइसोप्रीन है, उससे बना है पॉलीआइसोप्रीन. तो इट इज सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड. तो ये जो यूनिट है वो रिपीट हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स. तो वल्कनाइजेशन में क्या होता है कि ऐसे जो लीनियर चेन्स है, इन चेन्स को हम एक में के साथ बाइंड करते हैं. जैसे कि हमें एक कथा पता है कि एक अगर छोटी लकड़ी है तो उसको हम तोड़ सकते हैं आराम से, लेकिन उसको अगर गट्ठा बांध लेते, सबको एक साथ बांध लेते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. तो ये जो लीनियर चेन है, तो इनको एक में के साथ अगर हम बांध सकते हैं तो इट विल अचीव सम स्ट्रेंथ. और यही एक कारण है कि वल्कनाइजेशन के बाद में ये सभी जो चेन्स, लीनियर चेन जो वीक है, ये जब बन जाती है साथ में बिकॉज ऑफ द सल्फर, तो ये एक बहुत अच्छा टफ और एक स्ट्रांग मटेरियल बनता है, और इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पर ये वल्कनाइजेशन की प्रोसेस है. मैंने यहाँ पर अलग अलग लीनियर चेन लिखी है, 2 चेन को लिखा है बाकी एग्जाम्पल के लिए. तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये यूनिट रिपीट हो रहा है. सिंगल बॉन्ड CH2 फिर से यही यहाँ पर एक रिपीट हो रहा है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. यहाँ आगे आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये कंटिन्यू रहेगा. और ये जो चेन है लीनियर चेन, लीनियर पॉलीमर है, और फिर हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, यही हमने यहाँ पर लिखा है. ये सेम है, दिस एंड दिस. अब ये 2 चेन कैसे ऐड होती है, इनके साथ में लिंक होती है, ब्रिजिंग कैसे होता है इसमें. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दीज आर द लीनियर पॉलीमर, दीज आर द नेचुरल रबर विच इज वेरी वीक, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हीट दिस नेचुरल रबर. ओके, वी आर गोइंग टू हीट द नेचुरल रबर in the presence of sulfur or with the sulfur, and we are going to heat it up to 150 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब नेचुरल रबर हम लेंगे, उसको सल्फर, उसमें सल्फर डालेंगे 3%, मिनिमम 3% सल्फर इज एडेड. अब मैक्सिमम आपको कितना ऐड करना है, दैट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर और व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू वांट. अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए तो सल्फर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ब्रिजिंग बढ़े. जितना ब्रिजिंग बढ़ेगा उतना उसका टफनेस बढ़ेगा, तो उतना वो रबर हार्ड होते जाएगा. तो मिनिमम 3% ऑफ सल्फर इज एडेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि वल्कनाइजेशन में हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ में हीट करते हैं, और हीटिंग के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म हियर. तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ का डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और आगे भी होंगे, यहाँ का डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है. इसमें का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये 2 कार्बन सल्फर के थ्रू ब्रिज हो जाते हैं. यहाँ पर ये भी यहाँ भी ब्रिज हो जाता है.
जैसे कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन। और ये जो सल्फर क्या करता है, सल्फर इन दोनों को ब्रीच करता है। कैसे किया देखो, यहाँ पे से यहाँ का डबल बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन, सल्फर की वैलेंसी 2 है तो सल्फर ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया इसमें और एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी सल्फर नहीं है, इधर बॉन्ड फॉर्म किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो सल्फर के साथ में ये ब्रिजिंग होते जा रहा है। यहाँ पर भी देखो ब्रिजिंग होगा, आगे ये चेन बढ़ेगी, आगे भी यहाँ पर ऐसे ही ब्रिजिंग आपको मिलेंगे। तो क्या हो रहा है कि जो लीनियर चेन्स है, ये लीनियर चेन्स ब्रिज हो रही है और ब्रिजिंग के साथ में उसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन में फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, वल्कनाइजेशन में नेचुरल रबर को, पॉलीआइसोप्रीन को, इसका मतलब नेचुरल रबर को हम सल्फर के साथ में हीट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनता है। वो ब्रिजिंग की वजह से बहुत हार्ड और टफ होता है और इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टीज दी है कि वल्कनाइज रबर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। कितनी स्ट्रेंथ होती है, 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें होती है। ड्यू टू क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर वल्कनाइज रबर इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल रबर। उसमें एक इलास्टिसिटी डेवलप्ड होती है, दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ दी है ना, तो इलास्टिसिटी, क्योंकि नेचुरल रबर में इलास्टिसिटी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं था, है ना, फोर्स लगाने के बाद में वो डिफॉर्म हो जाता था, तो यहाँ पर वो इलास्टिसिटी भी अचीव हो जाती है। एक रिजिडिटी जो है, स्ट्रेंथ या फिर रिजिडिटी उसको बोलेंगे, तो वल्कनाइजेशन के वजह से उसमें एक 10 टाइम्स उसमें वो मोर रिजिड, ज्यादा रिजिड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रबर। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसका वेट भी बढ़ता है क्योंकि हम इसमें बाकी फिलर्स वगैरह भी डालते हैं, कार्बन ऐड करते हैं along with the sulfur and all that. So we are going to add different number of components over there to achieve the desired property. तो weight भी बढ़ता है. So all these things are going over there. So this is the complete story of vulcanization. एक बहुत important point है vulcanization of natural rubber. हम natural rubber का vulcanization क्यों करते हैं? So ये बहुत important point है. सल्फर का उसमें इन्वॉल्वमेंट, हीटिंग और सल्फर के थ्रू ब्रिजिंग, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत स्ट्रांग और टफ बनता है। वो जो पॉलीमर है, वो जो रबर है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर हम यूज कर रहे हैं। जनरली जो भी रबर हम यूज करते हैं वल्कनाइज रबर होता है या फिर आर्टिफिशियल रबर होते हैं। नेचुरल रबर के बहुत ही कम एप्लीकेशन है, कम उसके लिमिटेशन की वजह से बहुत ही कम अप्लीकेबल वो है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये हो गया नेचुरल रबर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर क्या है? द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड लीनियर पॉलीमर विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एक्सेस इज नोन एज सिंथेटिक रबर। जो नेचुरल रबर का डेफिनेशन था वही डेफिनेशन, वही वर्डिंग है, सिर्फ जो शुरुआत के वर्ड्स है कि दी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड लीनियर पॉलीमर। ये भी लीनियर पॉलीमर है लेकिन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। डिफरेंस इतना इसमें है नेचुरल और आर्टिफिशियल में कि वो लेटेक्स से मिलता है, लेटेक्स हमें नेचर से मिलता है, और सिंथेटिक रबर जो है वो पूरी तरह से लेबोरेटरी में बनाया गया रबर है, इसलिए हम उसको सिंथेटिक रबर या आर्टिफिशियल रबर कहते हैं। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास में सिंथेटिक रबर के। एक है स्टायरीन रबर, दूसरा है नाइट्राइल रबर और तीसरा है ब्यूटिल रबर। तो एक करके हम लोग उसका स्टडी करते हैं। पहला स्टायरीन रबर, वो प्रिपेयर कैसा करते हैं, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, बाद में उसके यूजेस क्या हैं। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो चलो करते हैं पहला शुरुआत स्टायरीन रबर से। स्टायरीन को बुनायस रबर भी कहते हैं। एग्जामिनेशन में पूछते हैं बुनायस रबर, या फिर उसका नाम स्टायरीन रबर भी बताते हैं, या फिर SBR रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर,
और GRS रबर, स्टायरीन ग्रेड रबर, तो ये अलग अलग नाम है। तो स्टायरीन रबर वही है जो बुना एस है, वही वो स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर है। तो यहाँ पर जो बुना एस जो नाम है वो स्टायरीन रबर है। तो बुना एस ये जो रबर है कैसा प्रिपेयर होगा, तो इसमें नाम देखो BUNA, बुना डैश एस। तो BU फॉर ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम एंड S फॉर स्टायरीन। इसका मतलब है कि ये ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के बीच में जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम दैट इज Na। तो सोडियम एक कैटलिस्ट है, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन इसमें मोनोमर्स है। तो दो मोनोमर्स है अलग अलग, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कोपॉलीमर होगा, क्योंकि कोपॉलीमर की डिफिनेशन हमने देखी थी। द पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज ए कोपॉलीमर। तो ये है बुना एस रबर, ये कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन इन 3:1 प्रोपोर्शन। इसका जो प्रोपोर्शन है वो 3:1 चाहिए। 3 पार्ट क्या हो गए यहाँ पे, 3 पार्ट ब्यूटाडाइन एंड 1 पार्ट स्टायरीन, क्योंकि स्टायरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, स्टायरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टायरीन, ये स्टायरीन का फार्मूला है, स्टायरीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, C6H5 है इसमें, तो 6, 7, 8 कार्बन है, इसमें 4 ही कार्बन है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के कारण ये जो प्रोपोर्शन है इसका थोड़ा हम 3 पार्ट लेते हैं, उसका 1 पार्ट लेते हैं। तो 3:1 प्रोपोर्शन में हम दोनों का वेट लेते हैं, प्रोपोर्शन लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। कौन सा मेटल, सोडियम मेटल। तो ये रिएक्शन हो रही है, दिस इज द रिएक्शन, है ना। तो ये हमने पहले लिखा है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस ये है स्टायरीन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के कारण ये जो दो मोनोमर्स हैं, दो और बाकी के भी एक में के साथ लिंक हो जाते हैं। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये जो इधर आगे इसके पहले जो होगा उसके साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा CH2। अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड, ये लिखा हमने प्रोडक्ट सिंगल बॉन्ड। बाद में ये CH, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। बाद में ये CH, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया है CH, और इधर से सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक बीच में ही सिंगल बॉन्ड है, और ये 2 डबल बॉन्ड का कन्वर्शन इसके साथ में लिंक होने के लगा है। और यहाँ पर ये है CH2 डबल बॉन्ड C6H5। तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है। हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे, इधर है ना, हाँ ये यहाँ पर तो ये फिर से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो ये CH2 और ये CH2 ये यहाँ पर दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये वो ज्वाइन है, ये वो ज्वाइन है। तो ये मैंने ब्रैकेट जानबूझकर बताया कि ये मॉलिक्यूल पूरा यहाँ तक है, और ये सिंगल बॉन्ड से ये दूसरा मॉलिक्यूल उसको मोनोमर्स को ज्वाइन हो गया। इधर भी एक्सटेंशन है, फिर से यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन ज्वाइन होगा, फिर से उसके बाद में स्टायरीन, फिर से 1,3-ब्यूटाडाइन, फिर से स्टायरीन, ऐसा सब रिएक्शन होगा। तो ये पॉलीमर बना है। इस पॉलीमर का नाम, रबर का नाम है स्टायरीन रबर, और इट इज कॉल्ड एज GRS रबर, और इट इज कॉल्ड एज बुना एस रबर। इसको बुना एस से, एस नाम से बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी नाम में दिया है कि उसमें कौन से मोनोमर है। BUNA बुना डैश एस, BU फॉर ब्यूटाडाइन, S फॉर स्टायरीन। ये बहुत अच्छे से इसको हम याद रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, वही सब चीजें हैं जो हमने पहले देखी थी, है ना। ये सब गेट्स रेडीली ऑक्सीडाइज। ये उसका डिसएडवांटेज है कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट स्वेल्स इन सॉइल्स एंड सॉल्वेंट, इसका मतलब है ये एब्जॉर्ब होता होगा ऑयल और सॉल्वेंट, उसमें ये भी उसका ड्रॉबैक है। लेकिन वल्कनाइजेशन से इसकी प्रॉपर्टीज हम सुधार सकते हैं, है ना। उसका हीट रेजिस्टेंस इज सेटिस्फैक्टरी, मतलब धूप में या ज्यादा हीटिंग में भी अच्छा काम करता है। और इसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। ये उसके प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर ये यूजेस हैं, मेकिंग लाइट ड्यूटी टायर्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हल्के टायर्स, खिलौने के टायर्स या छोटे बच्चों के साइकिल्स के टायर, लाइट ड्यूटी। और हेवी ड्यूटी मतलब बड़े बड़े ट्रक के टायर, तो उससे नहीं बनते हैं ये ब्यूटिल रबर, अपने स्टायरीन रबर से नहीं बनते। तो क्योंकि ये थोड़ा सा वीक भी है, इसलिए इसे लाइट ड्यूटी टायर्स बनाते हैं। इट इज फॉर मेकिंग द
मेकिंग द मोल्डेड गुड्स, जैसे रबर के खिलौने हैं, रबर की कुछ चीजें हैं, शू सोल, फ्लोर टाइल्स एक्सेट्रा, जूते का सोल वगैरह इससे बनाते हैं। इट इज यूज एज ए इंसुलेटिंग वायर एंड केबल्स और वायर्स को, फ्लेक्सिबल वायर स्पेशली जब बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है स्टाइरिन रबर। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है सिंथेटिक रबर का, ये नाइट्राइल रबर है। इसको बुना एन रबर भी कहते हैं, इसको GRA भी कहते हैं, या फिर बुना एन रबर, BUNA और N, बुना एन या फिर नाइट्राइल रबर। N जो है वो N फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, BU फॉर बुटाडाइन एंड Na फॉर सोडियम। तो ये जो बुना एन रबर है या नाइट्राइल रबर है, ये नाइट्राइल रबर के दो अलग अलग मोनोमर्स हैं। पहला है ब्यूटाडाइन, दूसरा है एक्रिलोनाइट्राइल। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये ब्यूटाडाइन है, एक्रिलोनाइट्राइल है, फिर से वही टाइप का रिएक्शन है ना। ये ब्यूटाडाइन, इट इज 1,3 ब्यूटाडाइन एक्चुअली, 1,3। ये कैसे बना है मैं आपको फिर से बताऊंगा आखिरी में कि 1,3 ब्यूटाडाइन को कैसे याद रखना है, ये कैसे लिखना है। ये आगे की स्लाइड में मैंने अलग से लिखा है। अभी आपको 1,3 ब्यूटाडाइन ये है, ये समझना है। इसके बाद में ये एक्रिलोनाइट्राइल है। उसी तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ये रिएक्शन होती है और ये जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। अब उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं दी हुई यहाँ पर, आपको एक प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, है ना। एब्रेशन रेजिस्टेंस इज सेटिस्फैक्ट्री, ऑल दैट प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस इज सेटिस्फैक्ट्री। सो ये जनरली ये जो पॉइंट्स है वो लगभग एक जैसे आ रहे हैं सबके साथ में, और ये यहाँ पर उसकी यूजेस भी है। तो ये नाइट्राइल रबर की यूज है फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स। फ्यूल टैंक्स मतलब ईंधन रखने के टैंक्स, पेट्रोल के टैंक्स वगैरह बनाते हैं। गैसोलीन होजेस, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ये टेक्निकल नेम है पेट्रोल का। गैसोलीन होजेस मतलब जो जिस पाइप से पेट्रोल हम कैरी करते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप पे हम देखते हैं कि वो पाइप लेकर हमारे व्हीकल में पेट्रोल डालता है, टंकी में पेट्रोल डालता है, वो जो पाइप है उसको कहते हैं गैसोलीन होजेस। तो ये गैसोलीन होज जो है, होजेस जो है ये बनाने के लिए। कन्वेयर बेल्ट मतलब जो बेल्ट होते हैं जो यहाँ से वहां तक चीजों को ले जाते हैं ऑटोमेशन में, या फिर हम देखते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन होता है तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो बनाते हैं इस बुना एन रबर से। ये एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट भी इससे बनते हैं। एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन के गैस्केट्स, प्रिंटिंग रोलर्स वगैरह बनाने के लिए, एडेसिव्स बनाने के लिए, ऑयल रेजिस्टेंस फोम वगैरह बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी इससे बनते हैं। इट इज यूज फॉर इम्प्रेग्नेटिंग। इम्प्रेग्नेटिंग मीन्स फिलिंग। किसके साथ में इसको मिक्स कर सकते हैं? पेपर के साथ में मिक्स कर सकते हैं बुना एन रबर को, या फिर टेक्सटाइल के साथ में मिक्स कर सकते हैं, या फिर लेदर के साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो लेदर और ये मटेरियल, इसे फिर हम शूज भी बना सकते हैं ताकि वो, या फिर और सारे लेदर की बैग्स बना सकते हैं। टेक्सटाइल में, पेपर में उसको मिक्स कर सकते हैं बुना एन रबर को। तो दिस इज वेरी वर्सटाइल मटेरियल एंड देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दैट मटेरियल, दैट इज बुना एन रबर। ये आर्टिफिशियल रबर का तीसरा एग्जाम्पल है। ये है ब्यूटिल रबर। ये ब्यूटिल रबर कैसे बनता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोपॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटिलिन। एक आइसोब्यूटिलिन का फार्मूला आप देखें यहाँ पे लिखा है, दिस इज आइसोब्यूटिलिन। मीथिल प्रॉप ब्यूटिलिन मतलब 4 कार्बन इसमें होंगे। आइसो का मतलब है कि स्ट्रेट नहीं होगा, वो ब्रांच होगा। तो 1 2 3 ये मेन चेन है, उसको एक ब्रांच हो गया। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C, और इधर एक CH3, इधर एक CH3। कार्बन की वैलेंसी किसी भी हालत में 4 मेंटेन होनी चाहिए। तो कार्बन के पास में डबल बॉन्ड, एक सिंगल, और 1 2 3 4। ओके, तो ये है आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन मीट ईथ प्रॉप ब्यूट 4 कार्बन, लीन LENE, लीन मतलब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा और यही स्ट्रक्चर होगा जिसको हम आइसोब्यूटिलीन कहते हैं। और आइसोब्यूटिलीन का कॉम्बिनेशन या फिर पॉलीमराइजेशन किसके साथ में? एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में, या फिर आइसोप्रीन के साथ में। आइसोप्रीन आपको पता है ये नेचर रबर है ना। तो आप नेचर रबर का मोनोमर ले सकते हैं या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन का मोनोमर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आइसोप्रीन के साथ में उसका रिएक्शन किया है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर आइसोप्रीन दोनों में से एक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आइसोप्रीन लिया है। तो ये है आइसोब्यूटिलीन प्लस आइसोप्रीन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट है ये है AlCl3।
यस, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये सब हो रहा है। और वही रिएक्शन, वही टाइप, जैसे कि 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास में आ रहा है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन आगे वाले के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो कार्बन CH2 के पास में इलेक्ट्रॉन आया तो पहले वाले के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये पहले वाले के साथ में बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गया, अभी सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH3 एज इट इज, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में, ये वाला CCH2। अब यहाँ का डबल बॉन्ड गया तो सिंगल बॉन्ड रहेगा CCH3, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया क्योंकि इसके पास में उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। बाद में CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, तो आगे और ये कनेक्ट होगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स इट इज बीइंग कनेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ब्यूटिल रबर। तीनों की तीनों रबर जो है, बुनायस रबर, बुनायन रबर और ब्यूटिल रबर, ये तीनों का लगभग जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है लगभग एक जैसा है। तो दो केस में, बुनायन और बुनायस में सोडियम कैटलिस्ट है और यहाँ पर ब्यूटिल रबर में एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, और टेम्परेचर का कंडीशन भी है 80 डिग्री का। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है एज इट इज प्रॉपर्टीज, जैसे कि इसके पहले भी हमने देखे थे अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखे। परमेएबल टू ऑयल एंड अदर गैसेस, लो परमेएबिलिटी है, मतलब इसमें ऑयल और गैसेस से ये इसमें स्वेलिंग वगैरह नहीं होगा, है ना। इट इज नॉट गोइंग टू परमिट इट वेरी इजीली। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है वगैरह वगैरह, ये सब इसमें चीजें हैं, है ना। हाई रेजिस्टेंस टू ओजोन, ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये है उसकी प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर यूजेस है दी हुई। तो ब्यूटिल रबर यूज फॉर मेकिंग द ट्यूब्स एंड टायर्स, यूज फॉर मेकिंग होजेस। होजेस का मतलब है फ्लेक्सिबल पाइप, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया था। ये कन्वेयर बेल्ट भी इससे बनाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग द इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज वायर्स एंड केबल्स। तो लगभग हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो है वो एक जैसी आ रही हैं कुछ कुछ की, तो आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत ही मल्टीपल यूजेस इसके होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए ब्यूटिल रबर। तो 3 आर्टिफिशियल रबर हमारे हो गए। एक पहला दैट इज कॉल्ड एज बुनायस, दूसरा बुनायन और तीसरा ब्यूटिल रबर। उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं इसको।